एवरीवन, आप सब चैनल पे फिर से स्वागत है। देखिए यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और आज हमारा टेस्ट संख्या 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए वसा, ऑप्शन नंबर बी अंतःस्राव हार्मोन्स, ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन। चलिए बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन हमारा सहायक आहार होता है। और इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? पहले वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। क्या नाम है? आपको ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है कि इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? बताइए किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, उसमें से बताइए कौन सा जवाब हमारा सही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। हालांकि तो हमारे शरीर में कोई भी विटामिन संश्लेषित नहीं होता है, खाली कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी। इन तीनों को छोड़कर बाकी कोई भी विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है। विटामिन डी हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, विटामिन के भी हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, वहीं विटामिन B12 भी हमारे शरीर में संश्लेषित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखकर बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा। क्लोरोफिल के आगे लिखा है मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन के आगे लिखा है आयरन, वही खाने के सोडे के आगे लिखा है सोडियम, खाने के नमक के आगे लिखा है सोडियम, और कपड़े धोने के सोडे के आगे लिखा है पोटेशियम। तो देखिए मुझे लगता है ये आंसर सबको आता होगा, तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम नहीं होता है। कपड़े धोने का सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दोस्तों बताइए दूध में जो प्रोटीन होता है उसको कौन सा एंजाइम पचाता है? तो उसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेनिन इसका सही जवाब होगा। रेनिन जो है हमारा वो दूध प्रोटीन को पचाने के काम आता है, जो दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को ठोस और घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचन एंजाइम पाया जाता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में यह नहीं होता है। नेक्स्ट, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए लोहा, जस्ता, गंधक या मैग्नीशियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गंधक हमारा सूक्ष्म तत्व नहीं है। इसके अलावा लोहा हमारा सूक्ष्म तत्व है, जस्ता हमारा सूक्ष्म तत्व है और मैग्नीशियम हमारा सूक्ष्म तत्व है। दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जस्ता, मोलिब्डेनम आदि शामिल हैं, जबकि सल्फर जो होता है वो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है, अतः यह सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन हमारा असत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? क्रिस्टोफर कोलंबस। बताइए स्पेन का यात्री था? तो हाँ, हमारा क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का ही यात्री था। वहीं वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था, ये भी जवाब एकदम सही है। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। वही तस्मान क्या मोरक्को का यात्री था? नहीं, तस्मान हमारा मोरक्को का नहीं होकर वो हमारा हॉलैंड निवासी था। कहाँ का निवासी था? वो हमारा हॉलैंड का निवासी था। तो दोस्तों वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वहीं तस्मान ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की। वही कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा जवाब हमारा सही होगा।
दोस्तों इसका सही आंसर होगा, बताइए कमेंट करके हमें भी बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन में पुर्तगालियों ने प्रथम अपने दुर्ग का निर्माण किया था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का जो निर्माण किया था वो अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। और अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क जो उस समय पर वायसराय नहीं थे, यह भारत में प्रथम यूरोपियन दुर्ग भी था। जो वास्को मतलब जो पुर्तगाली आए थे वो प्रथम यूरोपियन भी थे। नेक्स्ट, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? देखिए ये बहुत आसान सा आंसर है, क्वेश्चन है, आप हमें बताइए इसका कौन सा आंसर एकदम सही होगा। बताइए डच होगा, अंग्रेज होगा, फ्रांसीसी होगा या पुर्तगाली होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। भारत में जो व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले थे वो पुर्तगाली प्रथम नंबर पे थे। और भारत में प्रथम नंबर पे ही पुर्तगाली आए थे। उसके बाद हमारे भारत में डच का आगमन हुआ था, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डैन आए थे और फिर हमारे फ्रांसीसी आए थे। जो पुर्तगाली थे वो उनका आगमन सबसे पहले हुआ था और वो गए सबसे लास्ट में थे, यानी कि वो 1498 ईस्वी में हमारे भारत में आए थे और सबसे अंत में 1961 ईस्वी में भारत से वो वापस गए। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा? पुर्तगालियों ने, डच ने, फ्रेंच ने या डेनिश ने? दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। डच ऐसे थे जिन्होंने संयुक्त पूंजी लगाकर हमारे भारत में व्यापार शुरू किया था। 1602 ईस्वी में डच जो हॉलैंड के निवासी थे, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। दोस्तों आपको ये 1602 याद रखना है। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण करने, विजय करने के संबंध में एकाधिकार दिया गया। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? बताइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई किस से प्राप्त हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों से। जो 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स का मुंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? हमें 4 समितियां दी गई हैं दोस्तों, उसमें से बताइए कौन सी समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? लोक लेखा समिति में, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में, आकलन समिति में या सरकार की आश्वासन समिति में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। बाकी लोक लेखा समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। वहीं सार्वजनिक उपक्रम की समितियों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। वहीं सरकार की आश्वासन समिति में भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। लोक लेखा समिति में और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सदस्यों, जो लोकसभा के होते हैं वो हमारे 15 सदस्य होते हैं, वही राज्यसभा के हमारे 7 सदस्य होते हैं। जबकि प्राक्कलन समिति या आकलन समिति में केवल लोकसभा के ही 30 सदस्य होते हैं। दोस्तों आपको ये संख्या भी याद करनी है। संख्या भी अक्सर पूछ ली जाती है कि लोक लेखा समिति में टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो कितने मेंबर होते हैं? 15 + 7 हुए हमारे 22 मेंबर। नेक्स्ट है, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सिविल सामान्य कोड लागू है? बताइए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है। बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा? दोस्तों जहां सिविल कोड लागू है वो राज्य है हमारा, क्या जम्मू कश्मीर है? नहीं। क्या वो मिजोरम है? नहीं। क्या वो नागालैंड है? नहीं। वो है हमारा केवल और केवल भारत में एक राज्य है, गोवा।
दोस्तों गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है। यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है, जिसे आज तक परिवर्तित नहीं किया गया है। नेक्स्ट, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। कब तक? बताइए कब तक? विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के पूर्व तक, नए अध्यक्ष के चुनाव तक, या जब तक वह चाहता है तब तक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। दोस्तों संविधान का आर्टिकल 179 में उसके द्वितीय प्रंतुक के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। ये आर्टिकल 179 में दिया गया है। नेक्स्ट, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो बताइए कौन आदेश देता है राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, बताइए ए, राज्यपाल राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश देता है। वहीं हमारे केंद्र में राष्ट्रपति लोकसभा के सत्रावसान का आदेश देता है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 174(2) के अनुसार, कौन सा आर्टिकल है? 174(2) के अनुसार राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 174(2) कौन सा? 2 के अनुसार विधानसभा का विघटन कर सकेगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण किया जाता है। बताइए किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यसभा के मंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानसभा हमारे जो राज्यसभा सरकार के मंत्री के वेतन और भत्तों को निर्धारित करती है। नेक्स्ट है, और ये आर्टिकल कौन से में दिया गया है? आर्टिकल 164 के 5 के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप पॉज करके कहीं लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा इसका, बताइए कौन सा? अटलांटिक समुद्र तट, क्या इसको कहा जाता है? नहीं दोस्तों। प्रशांत तट, नहीं। मिसिसिपी मिसौरी, हाँ इसी को हम कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के टॉर्नेडो एली। दोस्तों जो टॉर्नेडो प्रभावित व्रत मैदानी भाग है वो टॉर्नेडो एली के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस टॉर्नेडो एली में मुख्यतः मिसिसिपी मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास, ये नेब्रास्का राज्य सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, बैरोमीटर में पारे के तल के अचानक गिरावट सूचक है। बताइए किसका है सूचक है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूपी पीसीएस में अक्सर पूछे जाने वाले के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तूफान का। जब बैरोमीटर का पारा का तल अचानक से गिरेगा तो तूफान आने के संकेत होते हैं। नेक्स्ट, वायुदाब सबसे कम किस में होता है? बताइए किस में होता है सबसे कम वायुदाब? शीत ऋतु में, शरद ऋतु में, वसंत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। धरातल पर वायुमंडलीय वायुदाब और तापमान के बीच के परस्पर संबंध जो होता है वो उल्टा होता है। तो इससे स्पष्ट है कि गर्मियों में तापमान सबसे अधिक होने के कारण वायुदाब सबसे कम होगा, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट की तरह वायुदाब में भी गिरावट होता है। नेक्स्ट, बादल किस कारण होते हैं? बताइए बादल जो है किस कारण बनते हैं? संघनन के कारण, वाष्पीकरण के कारण, कैराबैटिक हरासदर के कारण या वाष्पीकरण के कारण? दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बादल जो बनते हैं वो संघनन के कारण बनते हैं। बादलों का जो निर्माण होता है दोस्तों वो संघनन की प्रक्रिया के कारण ही होता है। जल के गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संगठन कहते हैं। सॉरी संगठन नहीं है, यहाँ पे संघनन आएगा।
पृथ्वी की सतह से काफी ऊंचाई पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के कारण निर्मित जलकणों और हिमकणों के समूह को ही बादल कहा जाता है। नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कप वर्षा स्तरी। जो वर्षा स्तरी बादल हैं वो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें ये वर्षा स्तरी बादल जो हैं वो धरातल के अधिक नजदीक पाए जाने के कारण ऐसा होता है। ये काले रंग के घने बादल किसी भी आकार में हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार जैसा छा जाता है और ये अत्यधिक वर्षा करता है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि